Welcome all the participants to the webinar today on capital markets. We have with us Dr. Aditya Srinivas, who is well experienced in the field for the past more than 17 years, and he will be taking us through the webinar today. I'll be giving you all a short introduction of Dr. Aditya Srinivas. Is basically a capital market and financial market professional with a specialization in macroeconomics and fundamental research. He has 17 years of corporate experience in the field of financial services with complete knowledge about all the segments of the capital market and financial products. And today, Dr. Srinivas will be especially talking to us regarding mutual funds market in India. So, Dr. Srinivas, we invite you to enlighten us on the mutual fund market in India and how we can benefit from it. Thank you, sir, and over to you. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, वो है अपना म्यूचुअल फंड्स. See, म्यूचुअल फंड इज समथिंग फ्रेंड्स विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो इसमें मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है. तो वो पीपीटी में आपके लिए बेसिकली I will share the PPT and then we will go for question answer session, friends. See, अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स का जो बेसिक मीनिंग होता है, बेसिक मीनिंग म्यूचुअल फंड का ये रहता है फ्रेंड्स कि बेसिकली जो वर्ड है म्यूचुअल और फंड, म्यूचुअल यानी हम सबका और फंड यानी टोटल पैसा, टोटल कॉर्पस. तो म्यूचुअल फंड का बेसिक मीनिंग होता है कि ये इट इज अ पूल ऑफ मनी. इट्स अ पूल ऑफ क्या हुआ था फ्रेंड्स तब 1962 में हम चाइना के साथ वॉर हार गए थे. तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को लगा कि कैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक आम आदमी बेसिकली भी 10 रुपए डाल के इन्वेस्ट कर सके. तब ये कॉन्सेप्ट आया म्यूचुअल फंड का. म्यूचुअल फंड की इनिशियल स्कीम थी US 64, जो इंडिया की फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम थी, जो 1964 में UTI ने स्टार्ट की थी. 1964 से 1987 तक इंडिया में और कोई म्यूचुअल फंड नहीं था, सिर्फ बेसिकली UTI था. 1987 में SBI became the first bank to start its mutual fund. 91 में हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अपनी LPG पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और 3 में अपना बिजनेस स्टार्ट करने को. और 96 में सेबी ने फर्स्ट टाइम गाइडलाइंस इश्यू की. सो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये 4 डेट्स म्यूचुअल फंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क है बेसिकली. म्यूचुअल फंड अगर हम स्ट्रक्चर समझने म्यूचुअल फंड किससे बना है, तो म्यूचुअल फंड्स में 3 एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 स्पॉन्सर. स्पॉन्सर बेसिकली वो होता है जिसने म्यूचुअल फंड को क्रिएट किया है, उसे हम बेसिकली स्पॉन्सर कहते हैं. स्पॉन्सर बनने के लिए आपका नेटवर्क 50 करोड़ रुपीस होना चाहिए. ये बेसिकली सेबी की गाइडलाइन है, रादर रूल है कि भाई 50 करोड़ का नेटवर्क होता है किसी कंपनी का तो वो म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकता है. लॉजिक 50 करोड़ जितनी बड़ी रकम रखने की ये है कि इसमें सिर्फ सीरियस प्लेयर्स और फाइनेंशियली साउंड प्लेयर्स ही एंटर करें. सो इसलिए 50 करोड़ रुपीस एक नेटवर्क क्राइटेरिया रखा गया है. एक बार स्पॉन्सर ने म्यूचुअल फंड बना दिया, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वो लोग होते हैं जिनका काम है ये देखना कि भाई म्यूचुअल फंड ऐसा कुछ ना करे कि जो यूनिट होल्डर्स के हित में ना हो. और अगर उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड कुछ गलत कर रहा है, सो बेसिकली असेट मैनेजमेंट कंपनी. सी, असेट मैनेजमेंट कंपनी कंसिस्ट ऑफ फंड मैनेजर एंड हिज रिसर्च टीम. और बेसिकली जो AMC होती है वो अपना रिटर्न्स जनरेट करती है. तो जब हम कहते हैं कि भाई मेरी स्कीम ने 15% रिटर्न दिया, तो 15% रिटर्न किसने दिया, तो वो बेसिकली AMC जनरेट करता है. बिकॉज AMC बाय एंड सेल करता है बेसिकली स्टॉक्स. वो लोग सिलेक्ट करते हैं कौन से स्टॉक्स लेना, कौन से स्टॉक्स बेचना. सो दैट इज वाई ये जो तीनों एंटिटी है, स्पॉन्सर जो म्यूचुअल फंड बनाता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो ये इंश्योर करते हैं कि म्यूचुअल फंड ढंग से चले, और बेसिकली AMC जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जनरेट करते हैं. तो ये तीनों एंटिटी मिलके बेसिकली म्यूचुअल फंड को क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स. तो ये एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
इसके अलावा अगर हम टाइप्स देखें तो मेनली म्यूचुअल फंड 7 प्रकार के हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 नहीं, बट उसमें 7 ब्रॉड कैटेगरीज है, जिसमें से आप आपके रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये जो 7 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो है बेसिकली इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स, देन बैलेंस फंड, डेट फंड, सेक्टर फंड्स, इंडेक्स फंड, टैक्स सेवर और बेसिकली ईटीएफ। सो ये बेसिकली 7 तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है, जिसमें से आपके रिटर्न और रिस्क एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं। इनका अगर हम एसेट एलोकेशन समझने की ट्राई करें तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे हाई रिटर्न उसी में निकलता है। ये वो फंड्स है फ्रेंड्स जो अपना 100% इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ही करता है। सो बेसिकली 100% ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल गो ओनली इनटू स्टॉक मार्केट। सो जाहिर सी बात है कि इस फंड का रिटर्न भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फंड्स। सेकंड है बैलेंस म्यूचुअल फंड। बैलेंस म्यूचुअल फंड में बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है स्टॉक मार्केट का और डेट सिक्योरिटीज का, यानी इसमें 65% आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और 35% डेट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करते हो। तो बेसिकली बैलेंस म्यूचुअल फंड भी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें रिस्क एंड रिटर्न दोनों कम रहता है। सो रिलेटिवली वन कैन, जो मॉडरेट रिस्क टेकर्स है फ्रेंड, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये बेसिकली फंड रिलेटिवली अच्छा है। तीसरा जो है वो है डेट म्यूचुअल फंड्स। सी डेट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं फ्रेंड्स जो बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड्स यानी वो जो कंप्लीटली इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट पेपर्स में। डेट म्यूचुअल फंड्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आपको बेसिकली एफडी से थोड़ा रिटर्न ज्यादा देते हैं, तो उसको बेसिकली हम डेट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। फिर आता है अपना सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। सेक्टर फंड्स वो होते हैं फ्रेंड्स, सेक्टर म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर पूरा पैसा एक ही सेक्टर के शेयर्स में जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपका रिटर्न हाई आएगा, और अगर वो सेक्टर बहुत वीक परफॉर्म करता है तो आपका रिटर्न माइनस में भी जा सकता है। इसलिए सेक्टर फंड्स में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिसको सेक्टर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है और जो एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा डिजिटल फंड, तो वो सिर्फ डिजिटल यानी आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। एसबीआई बैंकिंग सेक्टर फंड, तो वो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। सो दैट इज व्हाई सेक्टर फंड्स के अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न रहता है। फिर आता है इंडेक्स फंड्स। सी इंडेक्स फंड्स को हम पैसिव फंड मैनेजमेंट भी कहते हैं बिकॉज इंडेक्स फंड के अंदर जब आप बेसिकली पैसा लगाते हो तो इंडेक्स फंड सिंपली एक इंडेक्स को कॉपी करता है। जैसे बीएससी 100 है, बीएससी सेंसेक्स है, वो उसको डायरेक्ट रेप्लिका करेगा यानी उसको कॉपी करेगा। तो जो इंडेक्स का रिटर्न होगा वही रिटर्न आपके फंड का भी होगा। एक चीज आप समझिएगा फ्रेंड्स कि लॉन्ग टर्म में बेसिकली इंडेक्स फंड हमेशा परफॉर्म करता है। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू लेते हैं तो ये जो सारे कैटेगरीज ऑफ फंड्स मैंने समझा है, इसमें आपकी एसआईपी एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में होनी चाहिए, एक सेक्टर फंड में और एक इंडेक्स फंड में। तो लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली अच्छा पैसा जनरेट कर पाएंगे। फिर आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड भी है बट जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, जो लिस्टेड है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको हम बेसिकली ईटीएफ कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। और बेसिकली जो टैक्स फंड है वो और इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड दोनों एक ही तरह के हैं, बस फर्क कितना है फ्रेंड्स कि टैक्स फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। बेसिकली टैक्स फंड में देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। अदरवाइज टैक्स फंड पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स की बात करें फ्रेंड्स या 5 मेन फीचर्स की, तो वो इस प्रकार है। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। बेसिक रीजन है क्या इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम 40 से 50 स्टॉक्स इन्वेस्ट करती है तो जाहिर सी आपका रिस्क ड्रास्टिकली घट
Hello, friends. I think Dr. Srinivas's network is giving him problems today. That's the reason he seems to have been disconnected. Please wait, be patient. He will join back soon. एक्चुअली ना फ्रेंड्स, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्टेबल नहीं है आज, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. आई एम सॉरी फॉर दैट. ऐसे बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसकी फ्रेंड्स, जो थर्ड अपना ये है डिसेंट रिटर्न. जैसे हमने कहा कि भाई लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड में 12 से 15% का एवरेज डिसेंट रिटर्न आता है फ्रेंड्स. सो दैट इज आल्सो समथिंग वेरी गुड थिंग. लिक्विडिटी जो एक पॉइंट है कि जब भी आपको आपका पैसा वापस चाहिए, यू कैन गेट इट बैक विद इन 3 वर्किंग डेज. तो रिडेम्पशन इज नॉट अ प्रॉब्लम फ्रेंड्स. व्हेनेवर यू वांट योर मनी बैक विद इन 3 वर्किंग डेज, यू गेट इट बैक. सो रिडेम्पशन इज नेवर एन इश्यू. और चौथा जो पॉइंट है वो है फ्रेंड्स टैक्सेशन का. सी टैक्सेशन बेसिकली अगर आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का लगता है. अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, प्रोवाइडेड अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है. अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है तो बेसिकली कोई टैक्स नहीं लगेगा. प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट बेसिकली मींस कि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर और उसका रिसर्च टीम है जो बेसिकली डिसाइड करते हैं और जो आपका पैसा मैनेज करते हैं. सो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू. इसलिए म्यूचुअल फंड्स में आपके पास अगर वक्त भी नहीं है, ये नॉलेज नहीं है और कैपिटल भी थोड़ा सा है, तो भी म्यूचुअल फंड इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट. सो दैट इज व्हाई प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी यूजफुल. करंट सिनारियो म्यूचुअल फंड की बात करें, सो बेसिकली इंडिया में 43 म्यूचुअल फंड्स है. 43 म्यूचुअल फंड्स है और मोर देन 1000 स्कीम्स है. 1000 स्कीम है, 43 म्यूचुअल फंड्स है. और जो टोटल पैसा आज म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रहे हैं वो 31 लाख करोड़ रुपीस है फ्रेंड्स. ये फिगर अभी थोड़ा बड़ा है, तो 31 लाख करोड़ इज द टोटल अमाउंट व्हाट दे आर मैनेजिंग. 2004 में ये फिगर सिर्फ 1.5 लाख करोड़ हुआ करता था. सो जाहिर सी बात है कि म्यूचुअल फंड्स ऑफ लेट हैव बिकम वेरी वेरी पॉपुलर. अभी आप अगर 2020 की बात करते हैं फ्रेंड्स, सो बेसिकली राइट नाउ अपना जो टोटल नंबर ऑफ SIPs रजिस्टर्ड है वो है 3 करोड़ 35 लाख. सो एक जाहिर सी बात है कि भाई बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड की तरफ झुके हैं, बिकॉज इसके अंदर एंटर करना रिलेटिवली बहुत ईजी है. मिनिमम 500 रुपीज भी बेसिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली इफ वी टॉक ऑफ 2020 फ्रेंड्स, तो अपना जो टोटल नंबर ऑफ SIP रजिस्टर्ड है वो 3 करोड़ 35 लाख है. तो नंबर ऑफ SIP रजिस्टर्ड इज आल्सो समथिंग राइजिंग एंड दैट इज अ गुड साइन फ्रेंड्स, बिकॉज SIP में आप मिनिमम 500 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस प्रोडक्ट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेंट मंथ्स में आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज मोर देन 5000 करोड़ रुपीज इज कमिंग इनटू स्टॉक मार्केट थ्रू SIP रूट. मोर देन 5000 करोड़ रुपीज इज कमिंग फ्रेंड्स. सो दैट इज आल्सो समथिंग वेरी वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट. अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो हर साल करीबन 6 लाख SIPs रजिस्टर्ड हो रही है और इंडिया में अभी 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है फ्रेंड्स. और एक एवरेज साइज ऑफ SIP 3000 रुपए है. तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपको PPT में भी दिखाऊंगा कि 2015 के बाद फ्रेंड्स, 2015 के बाद इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैव बिकम वेरी स्ट्रांग.
2015 तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का बोलबाला था, बट पिछले 5 साल में अपने म्यूचुअल फंड्स ने काफी सारा पिकअप किया है। और एक जो रिटेल इन्वेस्टर, एक जो छोटा निवेशक है, उसको ये रूट ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज इसमें सिंपल लॉजिक है कि आप 500,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं और फिर भी आपको 35-40 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट थ्रू करो तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत सारा कैपिटल लगेगा। आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक उसका कंसिस्टेंसी, कि भाई वेदर म्यूचुअल फंड इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग और नॉट, एंड सेकंड उसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मीनिंग होता है कि भाई क्या वो बेसिकली लार्ज कैप और प्रॉपरली वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में कर रहा है, या बेसिकली वो स्मॉलर कंपनीज में कर रहा है। सो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। सो कंसिस्टेंसी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंसिस्टेंटली फंड परफॉर्म करे। सो दैट इज समथिंग वेरी वाइटल, बिकॉज अगर वो कभी परफॉर्म कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, सो दैट विल बेसिकली क्रिएट लॉट ऑफ हिकअप्स, और उस तरह का फंड नॉर्मली रेकमेंडेड नहीं होता है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स SIP पे। SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड का। सी म्यूचुअल फंड में 2 तरीका है इन्वेस्ट करने का। एक लमसम मेथड है, लमसम यानी आपके पास एग्जांपल 20,000 थे, आपने डाल दिए, मैटर खत्म हो गई। और दूसरा SIP है। SIP के अंदर जो मेन लॉजिक है कि हर महीने एक फिक्स डेट को आपका पैसा डेबिट होगा। तो जब हर महीने फिक्स अमाउंट डेबिट होगा तो आपका एवरेज कॉस्ट घट जाता है फ्रेंड्स। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पर एवरेज कॉस्ट घटने से अल्टीमेटली आपका वेल्थ क्रिएट होता है लॉन्ग टर्म में। सो ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम SIP की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल फॉर अवर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इसलिए SIP प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल फ्रेंड्स, कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हर मंथ अगर हम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट कर पाते हो। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके, हर मंथ अगर आप 500 रुपए पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं और आप इसको कंटिन्यू करते हैं बेसिकली 25 साल के लिए, और अगर आपका एवरेज रिटर्न अगर 15% आता है, जो स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न है अराउंड 15% फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट करीबन 1,50,000 होता है। सिंपल है, 500 रुपए एक महीने का तो 12 महीने के 6,000 हुए, 12,560,000 और 6,000 इंटू 25 ईयर्स। सो 1,50,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको मिलेगा बेसिकली 16,21,000। सो ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग टर्म में यू आर स्टिल एबल टू मैनेज थिंग्स इन अ बेटर वे फ्रेंड्स। प्लस अगर आप देखोगे तो इफ देयर इज अ न्यूली मैरिड कपल और अ न्यू बॉर्न बेबी, सपोज करो कि भाई एक नया कपल मैरी हुआ है, उसको अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी करनी है, या एक कपल है जिसको बेबी हुआ है और जो उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। सो इन दैट केस अगर वो 5,000 रुपीज एवरी मंथ अगर म्यूचुअल फंड SIP में डालते हैं फ्रेंड्स, और उसका ड्यूरेशन 25 साल रखते हैं, तो और एवरेज रिटर्न अगर आपका 15% रहता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट करीबन 15 लाख है और आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट आ सकता है। और ये एक्चुअल एग्जांपल है फ्रेंड्स, इट इज सिंपली पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें कोई मैजिक नहीं है। इनफैक्ट जस्ट टू शेयर विथ यू कि मैंने SIP मेरी खुद की स्टार्ट की थी 2007 में, आज 2020 चल रहा है फ्रेंड्स, आज भी वो कंटिन्यू है और मैं अनदर 25 ईयर्स उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मेरा आज का भी एवरेज रिटर्न करीबन 14.5% निकलता है। तो यहाँ मैंने एक चीज जरूर देखी है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में आप डेफिनेटली अर्न करते हो। हाँ, इसमें एक ही चीज है कि आपका फंड जो आप सिलेक्ट करो वो थोड़ा ढंग का होना चाहिए और वो टिपिकली लार्ज कैप होना चाहिए, तो श्योरली पैसा निकलता है। अगर आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, कि आपको स्टॉक मार्केट में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। सी स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको 3 चीजें लगेगी फ्रेंड्स। अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो पहली बात है कि आपको आपका वक्त देना पड़ेगा। अनलेस यू गिव टाइम यू कैन नॉट ट्रैक द मार्केट, सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, नॉलेज, आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में, इंडिया में, सब जगह क्या हो रहा है। सो नॉलेज इज अगेन समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वाइटल। एंड थर्ड इज बेसिकली बल्क कैपिटल। बल्क कैपिटल का मीनिंग है फ्रेंड्स कि अगर आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे एक रिलायंस आपने बाय किया तो 1,900 रुपए उसका प्राइस है, तो अगर आप 10 करते हो तो 19,000 देने, तो क्या आपको कंफर्ट है उस तरह का कैपिटल शेल आउट करने में? ऑब्वियसली कई लोगों को कंफर्ट शायद नहीं आएगी। इसके सामने म्यूचुअल फंड का ये बेनिफिट है कि आपको वक्त नहीं देना है, बिकॉज देयर इज अ फुल टाइम फंड मैनेजर एंड हिज रिसर्च टीम जो अपना फुल टाइम दे रहे हैं।
आपको नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऐसे भी डिसाइड करेंगे क्या खरीदना क्या बेचना। और तीसरा कि यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम 500 रुपीज अ मंथ। तो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ये है कि एनी पर्सन कैन इन्वेस्ट, सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। अगर आप देखोगे फ्रेंड्स कि SIP का रिटर्न, तो ये मैंने एक एग्जांपल कोट किया है फ्रेंड्स कि अगर आप 10,000 रुपए बेसिकली इफ यू सी एक एग्जांपल कि अगर आप 10,000 रुपए 30 साल के लिए अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट करीबन 36 लाख रुपए होता है, बराबर। इसमें अगर आप एवरेज रिटर्न भी 8% भी, अगर आप लॉन्ग टर्म का एवरेज रिटर्न 8% पकड़े ना फ्रेंड्स, तो भी 1 करोड़ 49 लाख होता है। 10% पे 2 करोड़ 26 लाख होता है, 12% पे 3.5 करोड़ होता है। तो आप ये फिगर्स देख सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म में एक चीज आप 100% मानिएगा कि ये इंडस्ट्री में बहुत रिटर्न्स है और रिलेटिवली सेफ रिटर्न्स है। यूएस की बात करो तो यूएस में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो बैंक से 150% ज्यादा है। इंडिया में राइट नाउ जो अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो ओनली 19% है टोटल बैंक एफडीज के। तो लॉन्ग टर्म में एक चीज श्योर है कि जो अभी नए जनरेशन जो कॉलेज पास आउट्स है या बेसिकली जो यंग प्रोफेशनल्स है जो कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं, उनको बेसिकली म्यूचुअल फंड में ज्यादा कंफर्ट आ रहा है। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इट इन माइंड। एक जो क्वेश्चन आता है कि भाई क्या इंडिया ग्रो करेगा या स्टॉक मार्केट चलेगा, तो उसका आंसर ये है फ्रेंड्स कि यस, इंडिया विल ग्रो, स्टॉक मार्केट्स विल ग्रो। उसका एक सिंपल रीजन है, बिकॉज ऑफ इंडियन इकोनॉमीज फीचर। सी जैसे हमने आगे भी इंडियन इकोनॉमी वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट है अपना यंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यंग है तो वो काम करता है, काम करेगा तो स्पेंड करेगा, स्पेंड करेगा तो जाहिर सी बात है कि डिमांड कंजम्पशन इकोनॉमी में खड़ी होती है, करेक्ट। जबकि यूएस, यूके, चाइना, जापान इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, ओल्ड पीपल का वहां पे प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी इकोनॉमी रिलेटिवली स्लो ग्रोथ रेट में जाती है। सेकेंड इज कि हम जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो 80% हम यही कंज्यूम कर लेते हैं। सो वी आर नॉट एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि चाइना एंड जापान एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, यूरोप टूरिज्म पे जीता है और अमेरिका क्रेडिट कार्ड पे। सो जाहिर सी बात है कि इनसे हमारी सिचुएशन फार बेटर है। और तीसरा हमारा जो कल्चर है सेविंग्स रेट का, इवन दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अच्छा खासा पैसा सेव करते हैं। सी सेविंग रिजल्ट्स इनटू कैपिटल फॉर्मेशन इनटू इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इनटू एसेट क्रिएशन। सो ये पॉइंट उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैलिड है। एक जो ये स्लाइड है फ्रेंड्स वो दिखाती है डेट टू जीडीपी रेशियो। सी डेट टू जीडीपी रेशियो का मीनिंग ये होता है कि साइज ऑफ द कंट्री क्या है और उसमें लोन कैपिटल कितना है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया फार बेटर सिचुएशन में है एज कंपेयर टू ग्लोबल इकोनॉमीज। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है ना तो स्टॉक मार्केट का चलना 100% तय है, बिकॉज पैसा आएगा ही आएगा। अगर जैसे मैं आपसे एक अपना लाइफ एग्जांपल शेयर करूं कि मैं आज से 20 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने खुद बीएससी सेंसेक्स को 2600 पे देखा है और बेसिकली एनएससी निफ्टी को 950 पे। ये दोनों फिगर्स मैंने खुद देखे थे जब मैं ग्रेजुएशन में ब्रोकर के वहां इंटर्नशिप करता था। और आज आप देख सकते हैं ये फिगर्स कहाँ हैं। तो इसमें कैसा है ना फ्रेंड्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही जीतता है अल्टीमेटली। वॉरेन बफेट का तो आपने सुना ही होगा कि भाई वर्ल्ड का रिचेस्ट इन्वेस्टर है, वो 11 साल की एज से इन्वेस्ट कर रहा है, आज तक इन्वेस्ट किए जा रहा है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा कंपैरिजन है फ्रेंड्स बिटवीन एफआईआईज एंड म्यूचुअल फंड्स। एफआईआईज को हम फॉरेन इन्वेस्टर्स कहते हैं और म्यूचुअल फंड जो अपने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2003 से 2014 तक अगर आप देखोगे तो बेसिकली एफआईआई का फ्लो बहुत ज्यादा था इंडियन मार्केट्स में और म्यूचुअल फंड्स अपने रिलेटिवली साइज में छोटे थे। लेकिन 2015 से आप देखो, 2015 में एफआईआई ने 17,000 करोड़ डाले, म्यूचुअल फंड्स ने 71,000 करोड़ डाले। 2016 में एफआईआई ने 21,000 करोड़ डाले, म्यूचुअल फंड ने 47,000 करोड़ डाले। 2017 में जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो एफआईआई ने 53,000 करोड़ डाले, म्यूचुअल फंड ने 1,12,000 करोड़ किए।
2018 में जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था तो एफआईआई ने 32,000 करोड़ विड्रॉ कर दिए, तब भी म्यूचुअल फंड्स ने 1,20,000 करोड़ डाले। और अगर आप 2020 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एफआईआई ने 1,68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और म्यूचुअल फंड्स ने 47,000 करोड़ विड्रॉ किए हैं। विड्रॉ करने के पीछे उनका ये मकसद था कि वैल्यूएशन वाइज मार्केट्स बहुत ओवर वैल्यूड हो गए थे, इसलिए उन्होंने वो क्रैश आउट हुआ है। अदरवाइज स्टिल इट इज अ प्रपोजिशन टू इन्वेस्ट। ये बेसिकली वन टाइम फ्लो का है। एसआईपी फ्लोज अभी भी चालू है और एवरी मंथ करीबन 7,500 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू फ्रेंड्स। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 2007 से 2020 तक का मैंने डेटा लिया है एफआईआई फ्लो का, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा डाला, इंडेक्स क्या था और सेंसेक्स का एनुअल रिटर्न क्या था। अगर आप ये पूरे साल का एनुअल रिटर्न को टोटल करेंगे और एवरेज आउट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो भी करीबन आपका 14% एवरेज रिटर्न निकलता है, जिसमें 3 बार ही हमने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो अमेरिका की वजह से आया था, 2011 यूरोपियन यूनियन क्राइसिस यूरोप की वजह से हुआ था और 2015 कमोडिटी मार्केट क्रैश जो चाइना की वजह से हुआ था। इन 3 को छोड़ के ओवरऑल हमारे मार्केट ने रिलेटिवली बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट्स ने करीबन 5% रिटर्न दिए, प्रोविडेंट फंड ने करीबन 7% रिटर्न देते हैं फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो अराउंड 15% रिटर्न म्यूचुअल फंड्स विल गिव इन द लॉन्ग टर्म। सो म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स डेफिनेटली आर अ वेरी वेरी सुटेबल प्रोडक्ट। ओनली थिंग इज कि जब आप बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मिनिमम 10 इयर्स। वो एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूजन देखें तो म्यूचुअल फंड्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फ्रेंड्स, जो बेसिकली वेल्थ जनरेट करते हैं लॉन्ग टर्म में। एसआईपी में अगर आप छोटा छोटा भी इन्वेस्ट करते हो तो अल्टीमेटली इट विल गिव यू बिग रिजल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है फ्रेंड्स, वो अल्टीमेटली विल क्रिएट वेल्थ। सो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। सो विद दिस फ्रेंड्स आई कंक्लूड माय पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड नाउ वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। सो जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। Thank you, Dr. Srinivas, for that enlightening talk on mutual funds. I think there were questions earlier by participants on mutual funds. I think this was a great session for that. The first question that I can see over here is from Mohammed Fardeen, and he wants to know there is webinar of fundamental analysis, but why not technical analysis? This one is technical analysis also can be one of the sessions, so that should not be a problem. We will see how we can help you out, sir. Sure. Right. This is from Ashok Khan. Can one make a living by just trading stocks? This is a yes, see, definitely you can ultimately make money by trading in stocks also, but in that case your trading strategy has to be very, very, what I can say, designated and very thorough strategy. And the best strategy could be that you trade only in BSE Sensex stocks. That could be more relatively a better strategy rather than trading in any small cap and these kind of things. It is better that you trade with relatively good companies, so that even if the price goes down temporarily, your capital does not go into loss. Right, thank you. So this question is, are mutual funds investment safe? See, definitely, if you see the long-term perspective, yes, you will definitely make good amount of money. So that should never be a problem. Please understand that I have been a personal investor in mutual fund for so many years now, and still my average return is around 14%. See, please understand that if you invest in mutual funds, now your minimum investment horizon has to be around 5 to 10 years. That is for sure. If you don't have that kind of horizon, please don't invest in these funds. See, mutual fund, the logic is very simple. कि जब आप mutual fund में पैसा लगाते हैं फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल फंड आपका पैसा 35 से 40 कंपनियों में लगाता है। तो सीधी सी बात है कि म्यूचुअल फंड में ग्रोथ आएगा वो भी धीमे आएगा और फॉल आएगा वो भी धीमे आएगा। सो लॉन्ग टर्म में यस, दे विल डेफिनेटली गिव यू पॉजिटिव रिटर्न्स। Thank you very much. Question from Mashuk Khan. Why most of the time FD return is less than mutual fund, even though both are invested in stock market? नो आपका शायद थोड़ा
मिस्टेक हो रहा है. सी बेसिकली एफडी इज फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर नॉट इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट. फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विच द बैंक इश्यूज, और बेसिकली बैंक उस पर हमें ब्याज देता है. बैंक रादर विल गिव दैट मनी एज अ लोन टू some person. He that suppose we take an example, I go to a bank and I put my 1 lakh rupees FD, so I will be getting 5.15% as my interest. But बैंक क्या करेगा, मेरे 1 लाख रुपए को किसी को लोन पे देगा, हाउसिंग लोन 6.8% पे. So आप खुद देख लो कि बैंक को मिल रहा है 6.8% इंटरेस्ट, और म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न 12 से 15% इजीली आता है. सो दोनों में ऑलमोस्ट डबल द डिफरेंस है ना. आज आप एक चीज समझना कि आज 1 लाख रुपए की अगर आप एफडी करते हो तो 1 साल के बाद आपका 1 लाख रुपए होगा 1,05,000, राइट. लेकिन वही 1 लाख रुपए का आप रिलायंस लेके छोड़ दो, कुछ ना करो, तो भी आपको 1 लाख का 1,10,000 मिलेगा, बिकॉज इतना तो रिटर्न दे ही देता है. सो ये एक दोनों ही में बहुत ज्यादा डिफरेंस है फ्रेंड्स. थैंक्स वेरी मच सर. Now, the next question that I can see is, which are the best SIPs recommended by you for us, Dr. Srinivas, for long term, like 15 to 20 years? See, if I tell you my own portfolio, then you can go with basically HDFC equity fund, HDFC top 200. Then in sector funds, I have invested in SBI banking sector fund. That's a very good fund, and Tata digital fund, both, because IT and banking are going to stay perennial. वो हमेशा ही रहेंगे. और बेसिकली आई हैव आल्सो इन्वेस्टेड इन HDFC इंडेक्स प्लान. तो सिंपल सी बात है कि आपका मैं हर पर्सन को ये 3 चीज रेकमेंड करता हूँ. आपकी एक SIP इक्विटी डाइवर्सिफाइड में होनी चाहिए लार्ज कैप फंड में, एक आपकी SIP होनी चाहिए सेक्टर फंड में, और एक बेसिकली होनी चाहिए इंडेक्स प्लान में. अगर आप ये तीनों में SIP इन्वेस्ट करते हैं 25-30 साल का, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका रिटायरमेंट पूरा सेफ हो जाएगा, और लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ यू विल बी फाइनेंशियली फ्री. आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे. Right. Thank you very much. So that was a question as to people wanted to know which mutual fund you have invested, so they can also go for it. Yes, you have answered that, right? Now, the next question that I can see is, it's a repeat, but I'll say, is the investment in mutual fund trustworthy? What if something goes wrong? Is there any government regulating body? Yes. See, definitely. See, all mutual funds are totally controlled by SEBI. Even whatever investments mutual funds make, they have to disclose it to SEBI. So there is 100% transparency, number one. Number two, basically, even mutual fund trustees are responsible for the fair and ethical working of the scheme. So there is as such no problem. Please understand that in the last 55 years I have passed when mutual funds were started. Till date, hardly there have been 1 or 2 instances where there was some problem in mutual fund scheme, but that was also immediately rectified by the regulator. जैसे आपको मैं कहूँ कि recently जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स थे, अगेन आई रिपीट, क्रेडिट रिस्क फंड्स, इक्विटी फंड्स नहीं थे वो. क्रेडिट रिस्क फंड्स में थोड़ा सा रिडेम्पशन को लेके इश्यू हुआ था, तो वहां भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने तुरंत इंटरवीन किया, एंड दे हैव क्लियरली टोल्ड द फंड हाउस कि आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पैसा पहले वापस कर दो म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को. So please understand, don't have any such apprehension. Mutual funds are safe and they are completely controlled by SEBI. And that was nice. How to get the data for financial institution and institutional investing amounts? See, basically, if I can tell you one website, you can go to way2wealth.com. Way2wealth.com. That's a website on which every evening, if you go to that. Just give me 1 second, if I can show you that. Sir, एक ही सेकंड है, मैं इनको एक वो वेबसाइट ही दिखा देता हूँ. That would be pretty very useful. Certainly. Please go ahead. No issue at all. सी फ्रेंड्स, आप ये वेबसाइट देख सकते हैं. तो ये बेसिकली way2wealth.com है. way2wealth.com में आपको ये फाइनेंशियल मार्केट्स में जाना है, ये इक्विटी पे क्लिक करना है, फाइनेंशियल मार्केट्स, और उसमें बेसिकली इक्विटी पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए, ये FII एक्टिविटी लिखा है, ये म्यूचुअल फंड एक्टिविटी लिखा है. आप FII के ऊपर क्लिक करोगे, सो आपको बेसिकली ईयरली पूरा डेटा, मंथ वाइज पूरा डेटा आ जाता है.
सी 2021 में जनवरी 1 से लेकर अभी तक 44,000 करोड़ FIIs ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं। आपको मंथ वाइज देखना है तो फिर ये 2021 पे क्लिक करिए तो वो मंथ वाइज भी आपको दिखाएगा। सी जनवरी में 19,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, फरवरी में 25,000 करोड़ किया, हाँ मार्च में अभी तक 1200 करोड़ विड्रॉ किए है, इवन आज भी 900 करोड़ का इनका रिडेम्पशन है। और आप अगर मार्च पे क्लिक करते हो तो आपको डेट वाइज डे वाइज भी पता चलता है कि भाई कौन से दिन इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था। करेक्ट, सी डेट वाइज ये बताता है। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूजफुल। उसी तरह आप म्यूचुअल फंड एक्टिविटी में भी ये चीज देख सकते हैं। अगेन आई रिपीट, ये आप वेबसाइट नोट कर लो way2wealth.com, उसमें ये फाइनेंशियल मार्केट्स में जाना है और ये फर्स्ट मेनू जो है इक्विटी उसमें जाना है आपको। इतना अगर आप करोगे तो आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया आ जाएगा कि भाई बेसिकली सीन क्या चल रहा है। अभी आप देखो इन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन आप म्यूचुअल फंड का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ तो वो लोग सैलरी है। ये 2021 में उन्होंने 30,000 करोड़ का सेलिंग किया था, 2020 में 47,000 करोड़ का। सी म्यूचुअल फंड बेसिकली इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि भाई मार्केट्स ओवर वैल्यूड है। बट उसमें एक चीज आप समझना कि वैल्यूएशन इज एन आर्ट नॉट अ साइंस। इसलिए जब कभी एक को लगता है कि मुझे ये प्राइस पे बेचना चाहिए, उसी प्राइस पे एक बायर भी खड़ा होता है बिकॉज उसको लगता है कि भाई ये चीप प्राइस है। द सेम लॉजिक गोज विद दिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आल्सो। सो बेसिकली ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। Yes, sir. Thank you, sir. There's one question. Can you brief about the liquid mutual fund concept and how much time should be allotted to earn the short-term income? सी बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक, सी लिक्विड म्यूचुअल फंड में आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होता है फ्रेंड्स। वो तो बेसिकली नाम ही है लिक्विड म्यूचुअल फंड। इट इज अ फंड वेयर यू कैन जस्ट पार्क योर सरप्लस फंड्स फॉर सैटरडे संडे फॉर 5 days 10 days। और उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लोग ही करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर हार्डली करता है। सो टू बी वेरी फ्रैंक, उसका सालाना रिटर्न करीबन 3 या 4% होगा, वो भी आई डाउट, उससे भी शायद कम हो सकता है। सो बेसिकली लिक्विड फंड इज समथिंग वेयर यू आर बेसिकली पार्किंग योर सरप्लस फंड बिकॉज you know that for 5 days you don't need it and you don't want to take any risk, इसलिए आप वो फंड वहां पे पार्क करते हो। Thank you, sir. Yeah, there was a couple of questions. One is, will there be a full-fledged course for stock market by Aditya sir? And another one similarly wants to know BSc certification for beginner. So, sir, we can basically jointly with BSc Broker Forum and AMP, we can definitely work out something. So yes. we'll try to make a course for all those who are interested, and then we'll basically try to figure out something. Sure. Right. So we will keep you informed how you got to know about this program. Yes, correct. We will similarly inform you about this course, which we will, jointly decide. Right. One from Layak Ali Khan, please. Please keep your mics on mute. A lot of noise. So Layak Ali Khan says, yesterday you suggested senior citizens to go for investment in PPF. So can you throw some light on that? Sir, if you are investing in provident fund is an instrument for basically retirement planning, correct? So senior citizen will definitely have this account. In most of the cases, if he has a stable job, definitely most of the people would have this account because it is a totally tax-free instrument and plus it creates good amount of wealth in the long term. But please understand that in PPF, there is nothing that can be done like intraday or any other thing. Please, you are mixing two things. अली खान साहब, आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दूं कि बेसिकली प्रोविडेंट फंड के अंदर आप सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ये सब में इन्वेस्ट करते हो। प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट का एक फंड होता है जिसमें आप पैसा लगाते हो और उसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, करेक्ट? और ये इसके बेनिफिट ये रहते हैं कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे से हो जाती है। तो इसको और ट्रेडिंग को कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि आपका रिटायरमेंट सेफ हो जाएगा। Yes, sir. Thank you very much. There's one from Ruhul Amin Raza. He wants to know, I have invested in SBI Magnum Mid Cap Fund in 2014 in both SIP and lump sum mode. May I know about this fund performance as I've invested through a friend's recommendation? And also minimum how many years should I wait for best return?
Basically, mid-cap stocks have started performing in 2018-19. They had fared very poorly. So if you have invested in 2014, right now definitely your average return should be more than 10%. So one option is basically you can book your profit, or I would suggest that if you are in not need of funds, then you can basically wait, because equity markets definitely tend to have much brighter future in the next 5 years, friends. That is for sure. So if you are in not need of funds, please stay invested. Yes, sir. We can see is by Mr. Naseem Akhtar, who wants to know what about SBI hybrid mutual fund? See, that's a balanced mutual fund. So please understand that in hybrid means balance. Balanced mutual funds will always relatively give you lesser returns because it will have a combination of equity and debt. As I told you, 65% may go into equity markets and 35% into debt securities. So obviously the risk and return ratio will always be on the lesser side. So SBI balanced fund or hybrid fund will relatively give you lesser amount of return. So keep that particular point in mind, because obviously the fund is designed in such a way, the risk is also less. Yes, sir. Thank you, Aditya sir. Right. The next one is from Mohammed Fardeen. He wants to know why mutual fund like LIC gets privatization as it affects the returns. No, basically, see, please understand, Fardeen, that LIC, what they are talking of privatization and LIC IPO is going to come. LIC IPO ये साल में आ जाएगा, तो वो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मेन बॉडी है उसका IPO आने वाला है, उसको LIC म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं है. LIC म्यूचुअल फंड इज अ टोटली सेपरेट एंटिटी जिसका टाई अप नोमोरा जापान के साथ है. नोमोरा LIC नोमोरा म्यूचुअल फंड है वो, तो वो एक टोटली सेपरेट एंटिटी है. उसको LIC के प्राइवेटाइजेशन या लिस्टिंग से कोई ये इफेक्ट नहीं होगा. इनफैक्ट LIC का IPO आना इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी बेनिफिशियल होगा और रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा, बिकॉज LIC का आप समझिए कि उसका वैल्यूएशन ही 8 से 10 लाख करोड़ का है. तो इवन अगर गवर्नमेंट 10% स्टेक भी डाइवर्सिफाई करती है तो कम से कम 80,000 करोड़ रुपए का IPO आएगा. सो इसमें इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, बहुत सारे जिसके अंदर अपना पैसा लगाएंगे, इवन रिटेल इन्वेस्टर भी. तो जाहिर सी बात है कि आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, प्लस इससे LIC जैसी जो इंस्टीट्यूशन है, जो इंडिया की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, इसको लिस्टिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे. सी एक आप समझिएगा कि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है ना, तो उसका बार्गेनिंग पावर विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स बहुत बढ़ जाता है और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी फंड रेजिंग अच्छे से कर सकती है. सो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सर मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि अगर जैसे बेसिकली अपने लोगों में जैसे म्यूचुअल फंड को लेके ना, मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व की है वो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि इसमें इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट इस्लाम में अलाउड नहीं है. सो प्लीज एक चीज आप समझिए कि म्यूचुअल फंड तिजारत है, इट्स अ बिजनेस. इसमें बेसिकली कोई इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है, तो म्यूचुअल फंड इज फुली अलाउड. उसमें भी अगर आपको और सेफ खेलना है तो आप ये फंड का नाम नोट कर लीजिए, टाटा एथिकल फंड. टाटा एथिकल फंड जो है वो प्योरली शरिया कंसेप्ट पे बेस्ड है. करेक्ट. जो इवन वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करता है जिसमें बेसिकली इंटरेस्ट आ गया, गैम्बलिंग आ गया या बेसिकली और चीजें आ गई, लिकर आ गया, उन स्टॉक्स में भी वो इन्वेस्ट नहीं करता है. तो जो टाटा में ये एक ही फंड है, टाटा एथिकल फंड, जो प्योरली अपने शरिया कंसेप्ट के ऊपर आधारित है. तो अगर आपको कुछ ज्यादा ये नहीं करना है, कंफ्यूजन है, ये है, तो सिंपल सा है कि कम से कम इस फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो भी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न निकल आएगा. Right, thanks very much. In fact, there was a question on yes by Abdul Bari, which mutual funds are as per Sharia law. So, मैंने देखा सर वो, हाँ. So there's only one. Yes sir, yes. The Tata is such a generous company. So उन्होंने पहले इसमें टॉरस म्यूचुअल फंड में भी था, बट आई थिंक बाद में वो स्कीम उन्होंने वाइंड अप कर दी या कुछ हुआ था उसमें. जी, that is correct. Yeah, somebody wants to know about the session of the stock market yesterday, the link. So please note that we will be sharing you the YouTube link of this yesterday's program as well as today's program. Yes. Okay, we'll be sending it to you. So not to worry on that front. Abida Sheikh wants to know whether you would be talking about capital market products.
आबिदा मैडम, ये ऑलरेडी हम जो बात कर रहे हैं ये सब कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स ही है ना। म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हुआ, अब हम आगे जाके बेसिकली गोल्ड वर्सेस इक्विटी पे एक प्रेजेंटेशन होगा मेरा, फिर एक अपना मॉनेटरी पॉलिसी पे होगा, एक फंडामेंटल एनालिसिस पे होगा। सो दीज आर ऑल अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स ही है ना। कमोडिटी पे होगा। आपको जो कोई अगर कुछ भी स्पेसिफिक समझना है तो यू कैन ऑलवेज पुट दैट क्वेश्चन आल्सो, सो आई विल क्लैरिफाई, नो प्रॉब्लम। राइट। Mohammad Wasi wants to know how can we see mutual fund growth and from here, right? From where? See, basically मोहम्मद साहब एक चीज समझिएगा, आप एक सिंपल लॉजिक पकड़ के चलिए कि भाई जब मैं MBA करता था ने तो म्यूचुअल फंड का टोटल AUM यानी टोटल पैसा जो वो मैनेज करते थे वो 1,50,000 करोड़ था। आज 15 साल में वो 28 लाख करोड़ हो गया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ से भी आप देखना इसका ग्रोथ बहुत होगा। उसका सिंपल रीजन है कि मैं आपको एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स समझाता हूँ। इंडिया में 137 करोड़ लोग हैं, इसमें से पैन कार्ड करीबन 35-40 करोड़ के पास है। इस वक्त म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख लोग रजिस्टर्ड है। मेरी खुद की 4 SIP चलती है, बट मैं इन्वेस्टर एक ही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पैन कार्ड सब में सेम ही है। सो ये पैन कार्ड बेस्ड डेटा है, तो इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो आप जस्ट समझिए कि अगर 35 करोड़ में से अभी सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो मार्केट को इतना हेल्प मिलती है। तो जस्ट इमेजिन करें कि आगे जाके ये फिगर 5 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्टर पे पहुंचते हैं, तो ये वहां से मार्केट कहाँ जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट stock market and mutual fund both have a fantastic future from here. The simple reason is India will grow. See, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब आप पैसा लगाते हैं ना, आप अपने आप से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्या नहीं लगता कि इंडिया ग्रो करेगा। अगर आपको अंदर से आंसर यस आता है तो आप आराम से पैसा लगाओ। दैट इज व्हाट माय गट फीलिंग एंड कैलकुलेशन इज। Thank you, sir. Now, time for just last 2 questions as we are nearing the completion time. So there is a question from Abdul Razak Chogle, who wants to know which fund manager is safe and has the lowest markup fee. सर ऐसा तो मतलब आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इफ आई ब्रॉडली टेल यू, यू मे गो विथ HDFC, दिस बेसिकली इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स का हमेशा एक्सपेंस रेशियो कम रहता है फॉर द सिंपल रीजन कि इंडेक्स फंड में इट इज अ पैसिवली मैनेज फंड, तो उसमें बेसिकली एक्टिव बाइंग सेलिंग नहीं होती है। वो लोग सिंपली इंडेक्स को कॉपी करते हैं। सो दैट इज व्हाई यू कैन ऑलवेज गो विथ एन इंडेक्स फंड, और उसमें HDFC इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। Right, sir. Thank you very much. Now, Dr. Srinivas, the last question, I think I would rather you pick up from the remaining question, whichever you feel is more important. सर एक्चुअली है ना, सी अगेन आई थिंक 2-3 क्वेश्चन यही है कि सर प्लीज रिपीट, आपने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? Correct. Those you have already done, so that we don't need to. Okay. Somebody is asking about derivatives. You think it's relevant? वो अबिदा मैडम है तो उस पे एक सेशन ले लेंगे मैडम। वो है ना अपने डेरिवेटिव, अगर आपको समझना है तो वो एक सेशन ले लेंगे। बट अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ ना तो फ्रैंकली स्पीकिंग डेरिवेटिव्स इज नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर। उसमें रिस्क सबसे ज्यादा है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने तो 17 साल में, अगर आप मुझे सच में पूछो ना, तो किसी को नहीं देखा डेरिवेटिव से पैसा घर ले जाते हैं। वो लॉस ही कराता है अल्टीमेटली, बिकॉज इट्स अ प्योर स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट, प्योर स्पेक्युलेटिव। राइट सर, एक आखिरी सवाल या just last 2. One is from Mr. Suyog Patil. He wants to know if there are any resources to learn about mutual fund, example books, etc. See, basically not only mutual fund, अगर आपको ओवरऑल इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सब समझना है, so that one book is very good. In fact, anybody will benefit from that book. वो बुक का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विसेज बाय गॉर्डन नटराजन। गॉर्डन नटराजन उनके ऑथर का नाम है। ये बुक हिमालय पब्लिकेशन में अवेलेबल है। ये बुक में जब प्रोफेसर था ने तो मैं इसको एज अ टेक्स्ट बुक यूज करता था। इट्स अ फैंटास्टिक बुक। ये बुक का बेनिफिट ये है कि इसमें करीबन 21 चैप्टर है और ये 21 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कवर करता है। यानी एक थीम पे एक चैप्टर है। जैसे एक चैप्टर म्यूचुअल फंड पे, एक स्टॉक मार्केट पे है, एक सेबी पे है, एक BSE पे है, एक NSE पे है, एक वेंचर कैपिटल पे है, ऐसा है उसमें। तो दैट बुक इज वर्थ रीडिंग। मतलब उससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। Again, if you want, I repeat it. It is Financial Market and Services by Gordon Natarajan, हिमालय पब्लिकेशन। कोई भी स्टैंडर्ड बुक स्टोर पे ये मिलेगा, बिकॉज ये बहुत सारे B स्कूल्स के MBA करिकुलम में ये बुक है। इट्स अ रियल गुड बुक।
Right. I will just share the name as well in the chat so people can note it down. Yes, sir. Repeat करूँ sir एक बार कि चलेगा? I can say it's Financial Markets and Services, Gordon Natarajan, Himalaya Publications. Yes, sir. Thank you very much. So friends, it's 8:30 now and time to say goodbye to Dr. Natarajan, Dr. Srinivas. I'm so sorry, because he normally has a long day. He does multiple webinars every day, and it is greatness that he gives us so much time, and he is with us for such a long time. So thank you once again, sir. Sir, it is my pleasure. I really enjoy interacting with our participants. They are very enthusiastic, and the way they ask questions, it is really heartening. So I really feel that something productive we are doing. Yeah, that's true. I mean, these are all young professionals who we have here, and some students also. So just for your information, I have sent the name of the book, the author, and the I can see in the chat box. Yes, sir. Right. Correct. So, and friends, once this entire series is over, sir, we can even share with them the various PPTs also. So that will also give them a lot of knowledge. And sir, one thing what just came to my mind, if it is convenient, all these participants, we can form a WhatsApp group. And you can add my number. So whenever any economic data comes, say for example, today evening only inflation data has come and inflation has gone up from 4.06 to 5.03. Correct. So any such economic update is there, I can post it in that particular thing. So that will really help everybody to get knowledge over a period of time. Yeah, that's a good suggestion. I think we will do that. We will create a WhatsApp group. We will have in fact, sir, we can do it for all our EMP members also, because I love knowledge sharing. So the more you share knowledge, the more it goes. So even during the whole day, if half an hour I am free, whatever questions are there, I'll answer to the best of my ability. So that will keep on giving them knowledge. See, today, sir, what I feel like, if you have knowledge, then only you can make money. If you don't have knowledge, it's very difficult to make money. Right. Appreciate your points and thoughts, sir. And I will definitely share this idea with the team. Sure. And then we will implement it. 100%. Thank you once again for taking your time out. We wish you and all the participants a happy weekend. And yeah, so we will be seeing you next week again on Thursday. Sure, sir. Sure. So thank you and good night. Good night, sir. Good night. Allah Hafiz.